नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल प्रेम की बात आपके साथ में स्वागत है। आज दो तीन मुद्दे हैं जिसके बारे में मुझे लगा इस पे चर्चा करनी चाहिए और जिस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है उसके फैक्ट्स को भी आप सभी को जानना चाहिए। ये कौन से मुद्दे हैं इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमने इसके पीछे एक वीडियो डाला था। कांग्रेस के रणनीतिकार कौन है, आखिर इसका पता चल गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे पेज पे उसको ज़रूर देखिएगा। उससे आपको इसमें की गई बातें और अच्छे से समझ में आएगी। आपको जैसा कि पता है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे अभी घूम रहे हैं। अभी उनकी यात्रा बंगाल से ख़त्म हुई, बिहार में आई थी। बिहार में आने के बाद आपको पता है क्या हुआ, यहाँ सरकार बदल गया। जब बंगाल में गया था तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और अब झारखंड में इंटर किया और झारखंड में 2 दिन पहले क्या हुआ है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। इस प्रकार हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया और अभी चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ कल ही उन्होंने लिया है। 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट भी होना। लेकिन इस सबसे अलग मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो इस बात की, ये किसी से भी छुपा नहीं है, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से जो मनमुटाव है वो समय समय पर देखने को मिलता रहा है। और अब तो उसकी हद, पराकाष्ठा जो बोलते हैं, वो भी पार हो गई। क्योंकि देखिए, राजनीति में नीतियों का विरोध करना अलग बात होती है। हर विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं, करते आए हैं और होना भी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन उसके इतर अगर आप किसी व्यक्ति पर उसको निजी टिप्पणी करते हैं तो ये कहीं से भी राजनीति के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। और आपने देखा होगा राहुल गांधी जिस प्रकार से लगातार नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाते रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार से गालियां दी जाती है कांग्रेस की ओर से। पूर्व में आपने देखा होगा, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के कई बड़े नेता हों, और अब तो इसमें नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जुड़ गया है। शुरुआत में ऐसा लगा था
कि बुजुर्ग नेता हैं, उनकी अध्यक्ष बनने के बाद बातों में एक संयम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और चुनाव नज़दीक आ रहा है, उनकी भी भाषा अन्य कांग्रेसियों की तरह ही हो गई है। जिस प्रकार से विपक्ष लोकतंत्र की बात करता है, संविधान की बात करता है, खतरे की बात करता है, कोई भी फैसला, कोई भी रिजल्ट जब इनके फेवर में आता है, तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी सरकारी संस्था हो, ये सब अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनके विरोध में या ये कोई चुनाव हार जाएं, कोई फैसला इनके फेवर के हिसाब से ना आए, तो इनको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खतरे में हो गया। अभी आपने हाल में ही खड़गे का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मोदी 2024 में आ जाएगा तो रूस वाला स्थिति लागू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पुतिन वहाँ पे राष्ट्रपति हैं और उन्होंने ऐसा नियम में बदलाव करके बनाया है कि जब तक हैं वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। ये चाइना में भी लागू है, चाइना में भी यही सिस्टम है। उसी का आधार वो अपने देश में दे रहे हैं कि मोदी अगर आ जाएगा तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे देश में संभव है? जो कांग्रेस नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में एक व्यक्ति उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाना चाह रहा था, जिसे राहुल गांधी ने अस्वीकार कर दिया, पहनने से मना कर दिया। और ठीक इसके उलट कई चुनावों में आपने देखा होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये चुनावी हिंदू बन जाते हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि कैसे ये दत्तात्रेय गोत्र बताकर अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे। तो ये समय के हिसाब से अपना कंफर्ट लेवल देखकर चेंज अपने आप को करते हैं। ये लोग ऐसे नेता हैं। कई सारे टीवी डिबेट्स पर बात करते हुए कई नेताओं, कई पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने देखा होगा, सारी कमियां गिनाते हैं। अच्छी बात है। आज जिस प्रकार से ईडी को लेकर एक माहौल बन गया है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और वाजिब भी हैं कि ईडी सिर्फ विपक्षी दलों पर ही रेड क्यों मारती है। लेकिन साथ में विपक्ष ये नहीं बोलता है कि वो जो कार्रवाई हो रही है और उसमें जो गिरफ्तारियां हो रही है, उनके घरों से जो पैसे निकल रहे हैं,
वो कहाँ से आए, वो गलत है या सही है, इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता। तो सवाल ये उठता है कि ईडी की कार्रवाई गलत कैसे हुई। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप दो एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ। झारखंड में हेमंत सोरेन को आपने देखा, उन्हें लगातार समन दिया जा रहा था, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। कभी किसी चीज़ की व्यस्तता को लेकर के, कभी कोई कार्यक्रम को लेकर के, इस तरह से लगातार वो शामिल नहीं हो रहे थे। एक बार हालांकि उन्होंने गया था, लेकिन 10 बार ईडी ने उनको समन दिया। और 30 तारीख की जो घटना दिल्ली में हुई, ये आप सभी को पता है किस प्रकार से वो, जब उन्हें जानकारी मिली तो वो गायब हो गए और 31 को सुबह रांची में दिखाई दिए। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि उनके कार्यालय से ये बताया गया था कि वो रांची में ही ईडी दफ्तर में जाएंगे और 31 तारीख को 9 घंटे के पूछताछ के बाद 9:30 बजे रात में उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन 5 दिन की कस्टडी मिली है। और उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए वो सब आप लोगों को पता है। उन्होंने त्यागपत्र दिया, उसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार की। ये सारी घटनाएं जग जाहिर है। दूसरा मामला जो चल रहा है, जिन्हें ये वैसे नेता हैं जिन्हें लगता है कि इनसे ज़्यादा विद्वान भारत की राजनीति में आज तक कोई पैदा नहीं लिया, जो अपने आप को इस देश का बहुत बड़ा कट्टर ईमानदार बताता है। आप समझ ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो एक ही नेता है, एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पे भी शराब घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। उनका एक्यूज बनाया गया है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं, उसी के संबंध में पूछताछ के लिए ईडी इन्हें भी समन दे रही है। कल भी उन्हें 5वां समन भेजा गया था ईडी के द्वारा। और लगातार आप अरविंद केजरीवाल को देखेंगे तो प्रेस के सामने बैठ करके एक ही बात को दोहराते हैं, क्यों भेजा, इसका क्या मतलब है, हमको कारण समझ में नहीं आया, हमको चुनाव से रोकने के लिए किया जा रहा है, ये है वो है। सारी बात एक ही रटी रटाई लाइन जो है लगातार वो बोलते रहते हैं मीडिया के सामने। कल भी उन्होंने यही कहा कि कारण बताएगा तभी हम जाएंगे, क्यों बुलाना चाहते है ना। तो भैया कारण बताना जरूरी है कि नहीं, ये इसी और इशारा कर रहा है कि इनकी भी गिरफ्तारी तय है। और गिरफ्तारी के पहले ये एक माहौल बना रहे हैं, प्रोपगेंडा फैला रहे हैं, और इसका लाभ चुनाव में लेने की कोशिश करेंगे वो। और एक बात और मैं बता दूं आपको, ये ऐसा मुख्यमंत्री है जो जेल में रहेगा फिर भी वो जेल से ही सरकार चलाएगा।
ये भी आप लिख लीजिए, इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि उसके जो मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल में थे, उसका इस्तीफा उन्होंने नहीं लिया था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जगह पे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कार्यभार तत्काल रूप से दिया। लेकिन ये आदमी ऐसा आदमी है जो जेल में भी रहेगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेगा, ये बात तय है। और जिस प्रकार से ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है, कल क्या था, ये चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, और जो ईडी का समन आया था उस पर वही बात दोहराई उन्होंने। क्या कारण है, कारण समझ में आएगा तब हम जाएंगे, नहीं तो जब तक मुझे कारण नहीं बताएगा तब तक मैं पेश नहीं होऊंगा। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही। बात यहाँ ये भी उठता है कि भैया, अगर आपको इतना ही समझ में नहीं आता है, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ पर अग्रिम बेल की जमानत अर्जी दो, सुप्रीम कोर्ट को बताओ कि ईडी मुझे परेशान कर रही है। वहाँ नहीं जाकर और मीडिया में आकर के बयान देकर आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? देश की जनता आपके हिसाब से सबसे बेवकूफ़ है क्या? और एक खास बात, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें जो 2022 में रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, उसके संदर्भ में एक फैसला आया। ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट 2022 में 3 जजों का जो फैसला था, उसके तहत ये कल जो फैसला आया उसको भी जानना बहुत दिलचस्प है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि गिरफ्तार करते समय आरोपी को लिखित में गिरफ्तारी के आधार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसको मैं आपको सुनवाता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को नज़रअंदाज कर दिया। एक बार फिर ईडी द्वारा बुलाए जाने के बाद भी केजरीवाल पेशी के लिए नहीं गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तक निदेशालय ईडी गिरफ्तारी के समय किसी आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में मौखिक रूप से सूचित करना पर्याप्त है। हालांकि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप से देना होगा। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम, ये भी एक विचित्र घटना है, क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर नोटिस देने पहुंची थी। आपने देखा होगा, यही मीडिया में आकर केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस करे, हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है
वो मुझे जेल भेज देगी, उसके बाद मेरे विधायकों को तोड़कर वह सरकार बनाना चाहती है। इसी के संदर्भ में क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें नोटिस देने पहुंची थी, उनसे पूछ रही थी कि भैया इसका प्रूफ दे दो ताकि हम भी उस पर केस कर सकें भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों पर। किसने कहा, किसने ऑफर दिया, क्या उसके तथ्य हैं, क्या प्रूफ हैं, क्योंकि इसके साथ ईडी को भी केस करना चाहिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है ना कि ये पैसे जो देने हैं वो कहाँ से आएंगे, किसको दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर जब उनके घर पे पहुंचती है तो ये महाशय वहाँ से स्केप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब सोचिए कि इस तरह का व्यक्ति राजनीति के लिए कितना घातक है और जनता कैसे इस पे भरोसा करे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की। आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं और उन्हें सलाह देते हैं, इसी के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने पिछली लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लखनऊ से हार गए थे और कांग्रेस के एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो तोते की तरह बोलता है, वैसे नेता नहीं। ये सही को सही और गलत को गलत भी बोलते हैं। पार्टी लाइन के हटकर भी इन्होंने कई बार बयान दिया है, अच्छी बातों को माना है और गलत बातों को मना भी किया है। प्रखर वक्ता हैं, अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं। कल इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात कल्की धाम में, चूँकि वहाँ के वो पीठाधीश्वर हैं, उनके शिलान्यास के लिए उन्होंने आमंत्रण पत्र दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया प्रधानमंत्री मोदी ने और उन्हें आश्वस्त किया कि इस पुण्य कार्य में हम जरूर आएंगे। अब ये चीज़ें एक्स पे पूरी वायरल हो रही है, वो तस्वीर मैं आपको और क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कल पीएम मोदी से मिलने जब प्रमोद आचार्य कृष्णम पहुँचे तो उन्होंने कहा, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें उत्तर प्रदेश के संभल में 19 फरवरी को आयोजित होने वाला श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित किया। उनकी देखिए ये पिक्चर काफ़ी वायरल हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दिए हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनके कई बयान वायरल हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें उत्तर प्रदेश के संभल में 19 फरवरी को आयोजित होने वाले श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर कहा, मुझे 19 फरवरी को होने वाले श्री कल्की धाम के शिलान्यास
समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे स्वीकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की नीतियों और राम मंदिर पर उसके स्टैंड के मुखर आलोचक रहे। इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार। देखिए आप इसको। उसके बाद कांग्रेस की ओर से एक लेटर जारी किया गया और इन्हें कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया। आपको याद होगा, इन्होंने कई बार कहा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से पीएम फेस होना चाहिए। राहुल गांधी इससे भी उखड़े हुए थे और सबको पता है राहुल गांधी की लॉन्चिंग लगातार हो रही है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पाते और अभी भी प्रयास जारी है और कब तक होगा ये तो पता नहीं है। लेकिन इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उस पर भी इनका बयान आया कि क्या प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह है, और इन्होंने कहा कि जब मैं उनसे मिला तो ऐसा लगा कि वाकई में उनके अंदर कोई दैविक शक्ति है। सोचिए, ये सबको पता है कि प्रमोद कृष्णम कई बार मोदी के नीतियों का विरोध किया। उन्होंने मोदी को गाली नहीं दी और यही बात मैं पहले भी कह रहा था कि नीतियों का विरोध होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नहीं। क्योंकि ये सब ने देखा है कि आप मोदी को जितना गाली दोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। इससे सबक लेते हुए अभी भी आप नीतियों का विरोध करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप जिस दिन व्यक्ति विशेष पर जाएंगे, कांग्रेस की दुर्दशा और खराब होती जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस अभी भी कुछ सीख ले, शायद उसे मृत संजीवनी मिल जाए। 24 में तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे क्या होगा वो तो भगवान मालिक है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है, वहाँ से उसके सहयोगी अलग होते जा रहे हैं। कल भी ममता बनर्जी ने जो बयान दिया कि कांग्रेस अपनी गलतियों से कुछ सीखना नहीं चाहती है और ऐसा स्थिति रहा तो उसे 40 सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। उसके बावजूद भी राहुल गांधी कहते हैं नहीं, हमारा इंडिया अलायंस मजबूत है,
बंगाल में सीट शेयरिंग की बात हो रही है। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इनके दिमाग में ये देता कौन है बात को, या ये लोग जानबूझ करके चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। देखते हैं क्या होता है। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, राजस्थान में पीएम ओम आकार के पहले शिव मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं इसी महीने। ये दोनों चीज़ें होने जा रही है। उसके बाद और क्या माहौल बनता है वो आप देखिए। ज्ञानवापी पे जो कोर्ट का निर्णय आया वो भी आप देख रहे हैं। और अगर इसी प्रकार चलता रहा तो चाहे वो कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, या कोई भी अन्य दल हो, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रही है। और ये मान कर चलिए कि समय के साथ केजरीवाल को अंदर तो जाना ही होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कौन किस पैमाने पे कहाँ फिट बैठता है। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपकी नज़र हमारे इस चैनल पे होनी चाहिए। आप सभी से फिर से वही रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।